31 जनवरी 1982 का ये माजरा है, वाक़या है। रंगा और बिल्ला नाम के दो ऐसे खौफनाक बदमाश रहे हैं कि इनको फांसी पे चढ़ाने की तैयारी चल रही थी। चढ़ा दिया जाता है, मगर इसमें जो रंगा है वो रंगा लगभग 2 घंटे तक फांसी के तख्ते पर लटका रहता है। 2 घंटे बाद जब डॉक्टर ये डिक्लेयर करने के लिए जाता है कि ये मरा है या ज़िंदा है, तो तब तक वो ज़िंदा था, मरता नहीं है। ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को 2 घंटे तक फांसी पर लटकाया रखा है और उसकी सांसें चल रही थी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस कहानी के बारे में जानते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनकी भी जानना चाहिए और जो जानते हैं उनको और जानना चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तिहाड़ जेल की। दरअसल 31 जनवरी 1982 की वो सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वाक़या था। आज रंगा और बिल्ला दोनों को फांसी दी जानी थी। सुबह उठाया जाता है, चाय पिलाई जाती है, साथ ही उनसे ये कहा जाता है कि अपनी वसीयत मजिस्ट्रेट के सामने अगर लिखवाना चाहते हो तो हाँ करिए, मजिस्ट्रेट साहब आ जाएंगे। मगर दोनों ही इस बात से इनकार कर देते हैं कि हमें कोई वसीयत नहीं लिखवानी है। इसके बाद जो कोर्ट से एक समय निर्धारित किया गया हुआ था कि इस वक्त फांसी देनी है, उससे ठीक 10 मिनट पहले उनको नहलाया धुलाया जाता है। रंगा तो नहा लेता है, बिल्ला नहाने के लिए तैयार नहीं होता। और ये जो वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, एक ब्लैक वारंट के नाम से एक किताब लिखी गई है। सुनील कुमार गुप्ता उसके लेखक हैं और सहायक लेखिका हैं सुनेत्रा चौधरी। सुनील कुमार गुप्ता इस घटना के चश्मदीद रहे हैं। उनकी आंखों से ये वाक़या, उन्होंने अपनी आंखों से इन वाक़ये को देखा है, इसलिए बहुत ही बारीकी से इसको डिस्क्राइब किया है, डिफ़ाइन किया है। वो देख रहे हैं कि रंगा और बिल्ला आपस में लड़ रहे हैं। लड़ इस बात से रहे हैं, बिल्ला शिकायत कर रहा है कि मुझे जो आज फांसी चढ़ाई जा रही है वो सिर्फ तेरी वजह से चढ़ाई जा रही है। रंगा उसे खुद कहता है कि मैं अगर आज मरने वाला हूँ तो तेरी वजह से। बिल्ला बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। रंगा वो एक जोली नेचर का बंदा है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जबकि किसी को ये पता चल जाए कि उसको फांसी चढ़ाई जा रही है तो ज़ाहिर सी वाली बात है कि सांसें अटक जाएंगी, परेशान हो जाएगा। उसके चेहरे पे ज़रा से भी सिकन नहीं थी। और इन दोनों को ठीक 10 मिनट पहले वहीं ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पर फांसी की दी जानी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों को फांसी क्यों दी जा रही है। आप लोग ये नहीं बल्कि पूरा देश ये चाहता था उस वक्त कि इन दोनों को जल्द से जल्द फांसी दे दी जाए। जब भी कभी हम किसी आपराधिक घटना के बारे में बात करते हैं, हमारे जहन में आती है तो हमेशा निर्भया कांड आता है। ये हमारे ज़माने की बात है, सन 2012 की बात है, ये 1982 की बात है। जिस तरह से 2012 में पूरे देश में एकदम घमासान मच जाता है, बवाल हो जाता है, लोग प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पे उतर आते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है, ठीक वैसे ही 1982 से पहले जो मामला था तब भी ऐसे ही होता है। आपको जानना चाहिए कि इन दोनों को आखिरकार फांसी क्यों दी जा रही थी। ये वाक़या है 26 अगस्त 1978 का। धोला कुआं जो ऑफिसर्स के क्वार्टर बने हुए हैं, वहाँ पर रहने वाले नेवी ऑफिसर हैं मदन मोहन चोपड़ा। इनकी एक बेटी है गीता चोपड़ा, एक बेटा है संजय चोपड़ा। बेटी जेसस एंड मैरी स्कूल की सेकेंड ईयर की छात्रा है। बेटा संजय चोपड़ा जो कि 10वीं का छात्र है। 26 अगस्त 1978 की शाम 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो में गीता चोपड़ा की एक रिकॉर्डिंग होनी थी। उसको सिंगिंग का, उसको कल्चर प्रोग्राम में हिस्सा लेने का शौक़ था। घर में ये बात तय होती है कि भाई के साथ चले जाना और पापा तुम्हें शाम को वहाँ से वापस ले लेंगे। धोला कुआं से सीधा ये गोल डाकखाना है, वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ से इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी कोई गाड़ी, कोई ऑटो, कोई भी आएगा, उसके साथ बैठ के निकल जाएंगे। दोनों बहन भाई वहाँ मौके पर हैं। अचानक ही एक गाड़ी आती है, पीले कलर की फिएट कार है, आके रुकती है। ये हाथ देते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ। दोनों बहन भाई अब इस गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी चल पड़ती है ऑल इंडिया रेडियो की तरफ। जब कुछ दूर गाड़ी चलती है तो जो सही रास्ता है
भाई छोटा है क्योंकि वो नहीं जानता है, बहन बड़ी है क्योंकि वो आती जाती रहती है। उसको पता था कि अब रास्ता बदल चुका है। जैसे ही रास्ता बदलता है तो बहन टोकने लगती है, ड्राइवर को कहती है कि भैया कहाँ लेके जा रहे हो, ये रास्ता तो ऑल इंडिया की तरफ नहीं जाता है, आप तो गलत रास्ते पे जा रहे हो। उसने कहा ये सही रास्ता है, यहीं जाना है। वो लड़की विरोध करती है, इस बात पे इनकी हाथापाई शुरू हो जाती है। अब लड़की इसका विरोध करते करते उस ड्राइवर के बाल पकड़ के नोचने लगती है, उसको मारने लगती है। ड्राइवर एक हाथ से गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर भी उसको मारने लगता है, लेकिन लड़की लगातार मुकाबला कर रही थी। जो उसका छोटा भाई है संजय चोपड़ा, वो उस गाड़ी में से बाहर देखता है और चिल्लाता है, मदद की अपील करता है। इसी बीच में एक कारोबारी है घनश्याम, वो अपने स्कूटर से जा रहा था। उसने जो देखा कि बच्चे चिल्ला रहे हैं, कोई बात है, तो वो उस गाड़ी के पीछे चल पड़ता है बहुत तेज़ी के साथ। और वो दृश्य, ये जो दृश्य मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल ये दृश्य घनश्याम ने अपने बयानों में बोला है। आगे चल के ये राम मनोहर लोहिया की तरफ जब चलते हैं तो यहाँ आने के बाद एक लाल बत्ती आती है। लाल बत्ती पर जैसे ही ये दोनों, हल्की सी गाड़ी धीमे होती है, फिर उसके बाद फिर गाड़ी बहुत तेज़ चली जाती है। अब स्कूटर पीछे रह जाता है, कार आगे निकल जाती है। और यहाँ से निकलने के बाद ये सीधे गाड़ी लेके जाते हैं बुद्धा गार्डन की ओर। यहाँ से रिच गार्डन है जो बिल्कुल सुनसान इलाका है। आज तो शायद वहाँ पर बिल्डिंगें वगैरह बन गई होंगी, लेकिन अब से बात 40 साल पुरानी लगभग बता रहा हूँ आपको। तो ये गाड़ी उधर लेके जाता है, बिल्कुल सुनसान इलाका होता है। अब यहाँ एक बात पूछते हैं ये दोनों, रंगा और बिल्ला। दरअसल रंगा का असली नाम कुलजीत सिंह है, बिल्ला का असली नाम जसवीर सिंह है। जसवीर सिंह पेशे से ट्रक ड्राइवर था और कुलजीत सिंह ऐसे ही चोरी चकारी, लूट डकैती वगैरह करता था। ये अब से पहले मुंबई में थे, वहीं पर ये अपहरण करते थे, वहीं पर पैसे उससे वसूल करते थे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से, मुंबई से सीधा दिल्ली, यहाँ दिल्ली में आकर यही सब काम करेंगे। एक फिल्म बनी थी रंगा खुश करके, उसमें इसने अपना एक डायलॉग भी बोला था रंगा ने, तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है कि मैंने भी अपना एक डायलॉग बोला है इसके अंदर, फिल्म के अंदर। हरियाणा के रहने वाले थे। अभी पहुंच जाते हैं बुद्धा गार्डन की तरफ। रिच गार्डन है जो सुनसान इलाका है, वहाँ जाकर बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारे पापा क्या क्या करते हैं। तो कहती है मदन मोहन मेरे पापा का नाम है, नेवी में ऑफिसर हैं। बस इतना सुनना था। रंगा बिल्ला की जो चेहरे की हवाइयाँ थी वो उड़ जाती हैं। दरअसल उन्होंने जो अपहरण किया था, अपहरण इसलिए किया था कि बड़े घर के बच्चे होंगे, यहाँ से पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। अब ऑफिसर के पास कहाँ पैसे रखे थे उस ज़माने में, वैसे भी ऑफिसर को कितनी तनख्वाह मिलती थी। इन्हें बड़ा दुख होता है, तकलीफ़ होती है। अब आपस में दोनों ये मशवरा करते हैं कि अगर हमने बच्चों को छोड़ दिया तो पकड़े जाएंगे, पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी, करें क्या। तो यहीं से उस सुनसान इलाके की तरफ ले जाते हुए संजय चोपड़ा को जब झाड़ियों की तरफ लेके जाते हैं तो उस पर तलवार से वार कर देता है बिल्ला। और लड़की थी रंगा के साथ गाड़ी में। इधर रंगा उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे रहा था चाकू के नोक पर। उधर उसकी तलवार से उसकी काट कर हत्या कर दी जाती है। बाद में बिल्ला भी आता है, बिल्ला भी आकर वही यही काम करता है। दोनों मिलकर इनके साथ बलात्कार करते हैं। लगभग ये घर से निकले थे 6:30 बजे के आसपास, पहुंचना था 7 बजे। और अब जो टाइम हो चुका था लगभग 10:30 बज गए थे। 3.5 घंटे तक ये सब ऐसे ही अपहरण होने से लेकर उनकी हत्या तक चलता रहता है। अब यहाँ से ये गाड़ी छोड़ देते हैं। ये एक इलाका है मजलिस पार्क में, वहाँ गाड़ी छोड़ देते हैं। दरअसल जब मुंबई से आए थे तो मजलिस पार्क के पास ही ये अपना किराए पर मकान लेते हैं और यहीं रहना सहना शुरू कर देते हैं। यहीं से उनकी प्लानिंग थी कि ऐसा अपहरण करेंगे, कुछ पैसे से बनाएंगे। अशोका होटल से गाड़ी चोरी करते हैं, फिएट को, उसका नंबर प्लेट बदलते हैं। और गाड़ी का जो नंबर होता है वो गाड़ी का नंबर है HRK 8930। दरअसल ये गाड़ी का नंबर असली नहीं था, नकली नंबर था। अब यहाँ से भागने लगते हैं। इधर राजेंद्र गार्डन में, राजेंद्र जो गार्डन है वहाँ पर इसका मुकदमा दर्ज कराया जाता है बच्चों की गुमशुदगी का। और इन्हें तलाश करने की पूरी कोशिश की जाती है बच्चों को, लेकिन मिलते नहीं हैं। ठीक 2 दिन के बाद 29 अगस्त को एक फ़ोन आता है पुलिस के पास, क्योंकि वो जंगल का इलाका है। एक किसान अपने खेतों पर भैंस वैसे चराने के लिए गया था। वो पुलिस को बताता है कि साहब ऐसे बात है, यहाँ पर लाश पड़ी हुई हैं। और जब लाश मिलती हैं तो वो पता चलता है कि लाश किसी और की नहीं बल्कि गीता चोपड़ा की और संजय चोपड़ा की हैं। बवाल मच जाता है। और ये बवाल ऐसा मचता है कि जो जेसस एंड मैरी कॉलेज है उसके छात्रों ने दिल्ली में हंगामा शुरू कर दिया। सैकड़ों
छात्र छात्राएं अब सड़कों पर उतर आते हैं। एक ही मकसद था कि आखिरकार ये किसने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जब हंगामा लगातार बढ़ रहा है तो उस हंगामे को शांत करने के लिए उन दोनों विदेश मंत्री रहते अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो बच्चों के बीच में जाते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, समझा रहे ही रहते कि पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। जो छात्र हैं वो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं और एक पत्थर अटल बिहारी वाजपेयी जी के सर में लग जाता है। वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ था, सारा कुर्ता खून में सन जाता है। मामला इतना बढ़ चुका था कि हर अखबार का पन्ना जो है वो रंगने लगता है। अभी घनश्याम भी अखबार पढ़ता है, घनश्याम अखबार पढ़ने के बाद देखता है कि ये तो वही वाकया है, तो वही बच्चे हैं। तो वो पुलिस के पास जाता है, उन लोगों की स्केच तैयार कराता है कि ऐसी शक्ल है, ऐसे बाल हैं, क्योंकि उस ज़माने में लोग बाल वाल सब अलग ही रखते थे, पहनावे भी बिल्कुल अलग होते थे। तो ऐसे ही बाल, ऐसे ही शक्ल बना के एक स्केच तैयार किया जाता है। वो स्केच अब अखबारों में छपने लगा था। पुलिस को उनकी बेसब्री से तलाश थी। दिल्ली पुलिस से लेकर आसपास के जितने भी प्रदेश पड़ते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, सारे प्रदेशों के आसपास के प्रदेशों की पुलिस लग जाती है ढूंढने के लिए। सैकड़ों पुलिस वाले इसमें मामले में जुट जाते हैं, सैकड़ों ऑफिसर लग जाते हैं, कोई सफलता नहीं मिलती। गुस्सा बढ़ रहा है। जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। जब देखा लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है तो वो घर पहुंच जाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पीड़ित के घर पर प्रधानमंत्री सीधे पहुंच गए हों। हालांकि अमूमन ऐसा नहीं होता है, प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल के तहत नहीं जा पाते हैं, लेकिन उन्हें जाना पड़ा, लोगों को गुस्सा शांत करना पड़ा। जब इस घटना के बाद इलेक्शन होता है अगला, तो फिर सरकार तक गिर जाती है, ये नौबत आती है। अब पुलिस को बस एक ही तलाश थी कि आखिरकार ये गए तो गए कहाँ। रंगा और बिल्ला की जब तलाश थी तो पुलिस इन्हें तलाश नहीं कर पा रही थी। अब ये यहाँ से दिल्ली से सीधा मुंबई भाग जाते हैं, मुंबई से ये सीधा आगरा पहुँच जाते हैं और आगरा में एक रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में बैठ जाते हैं, कालका मेल में। ये इनका शायद गलत फैसला था और गलती इनसे इतनी बड़ी होती है कि ये सैनिक वाले डिब्बे में बैठ जाते हैं, जो कि सैनिकों के लिए रिजर्व होता है। ये गाड़ी दिल्ली की तरफ आ रही थी, इन्हें वाकई नहीं पता था कि इसमें सैनिकों के लिए रिजर्व होता है। एक सैनिक ने इन्हें रोका है, सुनो कौन हो? तो क्या इसमें रंगा कहता है कि साहब हम भी सैनिक हैं। अच्छा सैनिक हो तो फिर अपना कार्ड दिखाओ। अब कार्ड तो था नहीं। बिल्ला कहता है वो वाला कार्ड दिखाना जिसमें कि पूरा पता भरा हुआ है। सैनिकों को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वहीं एक सैनिक और मौजूद है। उस सैनिक ने जो स्केच लगातार अखबारों में जारी हो रहा था, छप रहा था, उस स्केच से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाता कि शायद हो ना हो ये कहीं वो तो नहीं है जो दिल्ली में कांड करके निकले हैं। उन्हें बिठा लिया जाता है। लगभग 2.5-3 घंटे का सफ़र वो गाड़ी तय करके जब नई दिल्ली पहुंचती है, तब वहाँ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को उन्हें दोनों को सुपुर्द कर दिया जाता है, ये बताते हुए कि ऐसा तो नहीं है कहीं ये वो दोनों अपराधी तो नहीं है जिन्होंने क्या नेवी के ऑफिसर के बच्चों के साथ जो हादसा किया है। पुलिस पकड़ती है और वो सचमुच निकलते हैं। 30 अगस्त को वो गाड़ी भी बरामद हो जाती है मजलिस पार्क इलाके से, और उसका जो मालिक है, गाड़ी मालिक, उसका पता निकाला जाता है। जो गाड़ी का नंबर लिखा हुआ था HRK 8930, वो नंबर गलत होता है। इसका मालिक अशोक ही निकलता है। अशोका होटल से चोरी होती है तो वो अपनी गाड़ी की चाबी लाता है, उसमें आके देखता है तो उससे खून पड़े हुए हैं, कुछ ब्लेड्स पड़े हुए थे, चाकू वगैरह ये सब चीज़ें पड़ी हुई थी। जब गाड़ी ली थी तो लगभग 20 दिन पहले ही गाड़ी उसकी चोरी भी हो गई थी। साथ ही पोस्टमार्टम कराया गया तो उनके जो उंगलियों में जो खरोंच के निशान आ गए थे तो इनसे मैच कर जाते हैं। गाड़ी के अंदर जो मिट्टी थी वो उस जगह की मिट्टी से मैच कर जाती। तो बहुत सारी चीज़ें थीं जो पुलिस को एक अहम सुराग, अहम सबूत हाथ लगे थे। और मामला निचली अदालत पहुंचता है, वहाँ से फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, वहाँ से भी फांसी की सज़ा सुनाई बरकरार रखी जाती है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो वहाँ से भी सज़ा को बरकरार रखा जाता है। फिर ये लोग अपील करते हैं कि इस फांसी को मतलब उम्र कैद में या किसी और में बदल दी जाए। राष्ट्रपति जी के यहाँ अपील जब जारी की जाती है तो राष्ट्रपति जी भी इस फांसी को बरकरार रखते हैं। पूरे देश में इन लोगों के प्रति आक्रोश था, हंगामा था। शायद देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें महज 4 साल में ये कोई मामला अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था, अंजाम तक पहुंच गया था। और 31 जनवरी 1982 को इनको जब फांसी के तख्ते पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी तो फरीदकोट से फ़कीरा और मेरठ से कालू, इन दोनों को फांसी चढ़ाने के लिए 2 जल्लाद बुलाए गए थे। साथ ही बक्सर से रस्सी मंगवाई गई थी। लगभग 12 फुट ऊंचाई पर वो फंदा बांधा गया था। अब उसको एक टिगर टाइप का होता है, उसको दबाना होता है। एकदम से जो तख्ते होते हैं वो खुल जाएंगे और दोनों आदमी लटक जाते हैं।
दोनों जल्लाद फरीद और कालू जब इनको फांसी पर चढ़ा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति उसके वजन से इसकी गर्दन टूट जाएगी, मर जाएगा। 2 घंटे तक इंतज़ार किया जाता है। 2 घंटे बाद डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर साहब ने देखा तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा उसकी सांसें चल रही थी। अब जेल प्रशासन के लिए वाकई बड़ी मुसीबत बन गई कि जिसको फांसी दे दी गई है वो लटका हुआ है लेकिन सांसें चल रही हैं। आखिरकार करें तो क्या करें। तो जिस जगह पर फांसी दी जाती है उसके नीचे वो जहाँ उनके पैर थे वहाँ पहुँचते हैं। एक आदमी उनके दोनों पैरों को खींचता है और पैर खींचने के बाद तब जब उसकी सांस ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल 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 ख़त्म हो जाती है, उसकी आंखों का रेटिना वगैरह सब बंद हो जाता है, तब जाके लगता है कि हाँ ये मर चुके हैं। ब्लैक वारंट जब जारी किया जाता है तो साथ में उन लोगों के चेहरे पर जो कपड़ा डाला जाता है उस कपड़े की जानकारी भी मुझे सुनील कुमार गुप्ता जब अपनी कहानी सुना रहे थे तो उसी से पता चलता है कि इसलिए वो कपड़ा डाला जाता है मुँह पे, क्योंकि जब फांसी जलाई जाती है तो जीभ और आंखें बाहर निकल आती हैं, तो चेहरे की जो बनावट है वो कुछ अजीब सी होती है। उसे देख के किसी को भी डर लगने लगेगा। शायद इसीलिए ब्लैक वारंट, ब्लैक कपड़े, ब्लैक वो सिर पे बांधने वाला झोला, सब कुछ ब्लैक ब्लैक होता है। तो ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा किस्सा है जो बहुत कम समय में इन दोनों को फांसी चढ़ाई गई। उनके बारे में कुछ आपराधिक रिकॉर्ड जब निकलवाए गए तो पता चलता है कि मुंबई में भी ये ऐसे ही लूट और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, अपहरण किया करते थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर आएंगे दिल्ली में, ऐसे ही बड़ा काम करेंगे और बड़ा काम करने के बाद फिर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन वो पैसे वैसे तो खैर नहीं कमा पाए, लेकिन उन दोनों बच्चों के साथ इन्होंने वाकई गलत किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इन दोनों बच्चों के नाम से, संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा के नाम से 26 जनवरी पर जो बहादुर बच्चे होते हैं, उन 2 बहादुर बच्चों को, एक लड़का और एक लड़की, दोनों को हर साल सम्मानित किया जाता है। 1980 से प्रक्रिया लगातार चल रही है और ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहेगी। जो 26 जनवरी पर जो बच्चे सम्मानित होते हैं वो इन दोनों बच्चों के नाम से ही होते हैं, क्योंकि घनश्याम ने जब अपना बयान दिया था तो उस बयान में यही दिया था कि ये बच्चे रंगा और बिल्ला जो बहुत खौफनाक बदमाश थे उनसे डर नहीं रहे थे, बल्कि उनसे मुकाबला कर रहे थे। और इसी बहादुरी के लिए जो हमारे देश के बच्चे हैं और बच्चों को भी सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।